स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. IBBI भारत में दिवालियापन कार्यवाही की देखरेख करने वाले नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। 2. IBBI के अध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वे वित्त, कानून और दिवालियापन के क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प D, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड या IBBI भारत में दिवालियापन कार्यवाही की देखरेख करने वाले नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, अतः कथन 1 सही है। IBBI के अध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वे वित्त, कानून और दिवालियापन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, अतः कथन 2 सही है। इसके पदेन सदस्य भी होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, पूर्ण गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्तियों के पास भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी होती है, जिसे आमतौर पर गरीबी रेखा से मापा जाता है। कथन 2, विश्व बैंक ने वर्ष 2017 क्रय शक्ति समता का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के रूप में 2.15 अमेरिकी डॉलर को अपनाया। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है। B, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं है। C, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। D, कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गरीबी। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय या संसाधनों की कमी है। यह आवास, भोजन या स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अभाव के रूप में प्रकट हो सकता है। गरीबी का व्यापक दृष्टिकोण व्यक्ति की समाज में कार्य करने की क्षमता पर केंद्रित है, जिसमें आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, शक्ति और राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव शामिल है। पूर्ण गरीबी वह स्थिति है जहां व्यक्तियों के पास भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी होती है, जिसे आमतौर पर गरीबी रेखा से मापा जाता है, अतः कथन 1 सही है। सापेक्ष गरीबी को समाज में अन्य लोगों की तुलना में एक व्यक्ति के जीवन स्तर के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जो आर्थिक असमानता को उजागर करता है। विश्व बैंक ने वर्ष 2017 क्रय शक्ति समता का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के रूप में 2.15 अमेरिकी डॉलर को अपनाया, जो वर्ष 2011 PPP का उपयोग करते हुए वर्ष 2015 के अपडेट में निर्धारित 1.90 अमेरिकी डॉलर से अधिक है, अतः कथन 2 सही है। भारत में गरीबी के आंकड़े। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 21 के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की 14.96% जनसंख्या बहुआयामी गरीब है, जो NFHS 4 में 24.85% से कम है, जिसमें 135 मिलियन लोग गरीबी से बच गए हैं, अतः विकल्प B सही है, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, उपग्रह संचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उपग्रह संचार में पृथ्वी पर स्थित बिंदुओं के बीच माइक्रोवेव के माध्यम से सूचना प्रेषित करने और रिले करने के लिए परिक्रमा करने वाले उपग्रहों और भू स्टेशनों का उपयोग किया जाता है। 2. सैटकॉम सेवाओं में स्थलीय ब्रॉडबैंड की तुलना में विलंबता अधिक हो सकती है, लेकिन यह न्यूनतम भौतिक अवसंरचना के साथ व्यापक क्षेत्रों को कवर करने में सक्षम है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उपग्रह संचार।
संचार उपग्रह एक प्रकार का कृत्रिम उपग्रह है जिसे स्रोत और गंतव्य के बीच संचार संबंधी आंकड़े भेजने और प्राप्त करने के लिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। उपग्रह संचार में पृथ्वी पर स्थित बिंदुओं के बीच माइक्रोवेव के माध्यम से सूचना प्रसारित करने और रिले करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों और ग्राउंड स्टेशनों का उपयोग किया जाता है। अतः कथन एक सही है। सैटकॉम सेवाओं में स्थलीय ब्रॉडबैंड की तुलना में अधिक विलंबता हो सकती है, लेकिन यह न्यूनतम भौतिक अवसंरचना के साथ व्यापक क्षेत्रों को कवर करने में सक्षम है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एफआरबीएम अधिनियम 2003 का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करने और राजकोषीय उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार में वित्तीय समेकन स्थापित करना है। 2. अधिनियम के तहत सरकार गंभीर आर्थिक तनाव, राष्ट्रीय सुरक्षा या युद्ध की स्थिति, राष्ट्रीय आपदा आदि के समय अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% तक बढ़ा सकती है। 3. वर्ष 2012 में इसमें संशोधन करके 10% राजस्व घाटे की आवश्यकता को हटा दिया गया तथा इसके स्थान पर वर्ष 2015 तक 5% प्रभावी राजस्व घाटा अनिवार्य कर दिया गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एफआरबीएम अधिनियम 2003 राजकोषीय घाटे को कम करने और राजकोषीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार में वित्तीय समेकन स्थापित करने के लिए वर्ष 2003 में एफआरबीएम अधिनियम लागू किया गया था। अतः कथन एक सही है। एफआरबीएम अधिनियम 2003 की धारा 4(2) के तहत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा या युद्ध की स्थिति, राष्ट्रीय आपदा आदि जैसी स्थितियों में गंभीर आर्थिक तनाव के समय अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% तक पार कर सकती है। अतः कथन 2 सही है। वर्ष 2012 में इसमें संशोधन करके 0% राजस्व घाटे की आवश्यकता को हटा दिया गया। इसके स्थान पर वर्ष 2015 तक 0% प्रभावी राजस्व घाटा अनिवार्य कर दिया गया। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। 2. संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 में प्रावधान है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से प्रत्येक 15 वर्ष में एक बार निर्धारित किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति से तात्पर्य अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में केंद्रीय बैंक की नीति से है। आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। अतः कथन एक सही है। सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है। संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 में यह भी प्रावधान है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% ±2% भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार रिजर्व बैंक के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, फॉल्ट या भ्रंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. फॉल्ट या भ्रंश भूपर पट्टी में शैलों के 2 ब्लॉकों के बीच एक विभंजन अथवा विभंग क्षेत्र होता है जिसके कारण ब्लॉकों में एक दूसरे की सापेक्ष गति में संचलन होता है। 2. भूवैज्ञानिक फॉल्ट को उसके ढाल और फॉल्ट के साथ गति की दिशा के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। 3. विवर्तनिक तनाव भ्रंश रेखाओं के साथ बनता है और जब मुक्त होता है तो ब्लॉकों को स्थानांतरित करता है जिससे भूकंपीय गतिविधि उत्पन्न होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फॉल्ट या भ्रंश भूपर पट्टी में शैलों के 2 ब्लॉकों के बीच एक विभंजन अथवा विभंग क्षेत्र होता है जिसके कारण ब्लॉकों में एक दूसरे की सापेक्ष गति में संचलन होता है। अतः कथन एक सही है।
भूवैज्ञानिक फॉल्ट को उसके ढाल, सतह के संबंध में फॉल्ट का कोण और फॉल्ट के साथ गति की दिशा के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, अतः कथन 2 सही है। यह संचलन विवर्तनिक तनाव के कारण होती है जो अकस्मात हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप भूकंप आ सकता है। विवर्तनिक तनाव भ्रंश रेखाओं के साथ बनता है और जब मुक्त होता है तो ब्लॉकों को स्थानांतरित करता है, जिससे भूकंपीय गतिविधि उत्पन्न होती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, महाराणा संग्राम सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वह मेवाड़ के एक राजपूत शासक और सिसोदिया वंश के उत्तराधिकारी थे। 2. उन्होंने खातौली के युद्ध और धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के राजपूत शासक और सिसोदिया वंश के उत्तराधिकारी थे, अतः कथन 1 सही है। वर्ष 1508 से वर्ष 1528 की अवधि में शासन करते हुए उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। राणा सांगा ने खातौली के युद्ध 1517 और धौलपुर के युद्ध 1518 में इब्राहिम लोदी को तथा गागरोन के युद्ध 1519 में सुल्तान महमूद खिजली द्वितीय को पराजित कर उत्तर भारत में राजपूत प्रभुत्व स्थापित किया, अतः कथन 2 सही है। हालांकि बाबर के विरुद्ध खानवा के युद्ध में उनकी महत्वाकांक्षाओं को बड़ा झटका लगा, जहां मुगलों द्वारा तोप का प्रयोग करने और स्वजनों से विश्वासघात के कारण उनकी हार हुई। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टॉस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एस्बेस्टॉस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेशेदार खनिजों का समूह है जो गर्मी और संक्षारण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। 2. यह 6 मुख्य रूपों में पाया जाता है, जिसमें क्राइसोटाइल एस्बेस्टॉस का सबसे सामान्य रूप है। 3. यह एक कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ है जो फेफड़ों के कैंसर, मेसोथेलियोमा और दीर्घकालिक श्वसन रोगों का कारण बन सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य पर एस्बेस्टॉस के गंभीर खतरों के कारण केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों के निर्माण और नवीनीकरण में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। एस्बेस्टॉस प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला खनिज फाइबर है जो उष्णता और संक्षारण प्रतिरोध के लिए जाना जाता है, अतः कथन 1 सही है। एंथोफिलाइट एस्बेस्टॉस के दुर्लभतम रूपों में से एक है, अतः कथन 2 सही नहीं है। एस्बेस्टॉस समूह 1 कार्सिनोजेन है जो फेफड़ों के कैंसर, मेसोथेलियोमा या फुफ्फुस और पेरिटोनियल अस्तर को प्रभावित करने वाला कैंसर और दीर्घकालिक श्वसन रोगों का कारण बनता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संविधान के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता प्रतिबंधित है, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी राष्ट्रीयता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। 2. ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा दोहरी नागरिकता के समतुल्य नहीं है, लेकिन यह चुनावों में मतदान करने जैसे राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान अनुच्छेद 9 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। विदेशी राष्ट्रीयता प्राप्त करने से भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, अतः कथन 1 सही है। भारत के सख्त नागरिकता ढांचे के पीछे मूल तर्क विभाजन के बाद नागरिकों को स्पष्ट रूप से सीमांकित करना था। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा भारतीय संविधान के तहत नहीं अपितु नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्रदान किया जाता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा दोहरी नागरिकता के समान नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत मतदान अथवा राजकीय पद धारण करने जैसे राजनीतिक अधिकार नहीं प्रदान किए जाते, न ही यह कृषि भूमि के स्वामित्व की अनुमति प्रदान की जाती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अभ्यास एकयम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह भारत और तंजानिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक समुद्री अभ्यास है और इसका पहला संस्करण तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित किया जाएगा। 2. इस अभ्यास के प्रमुख प्रतिभागियों में कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या और श्रीलंका शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1।
चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता या एक्यम, यह भारत और तंजानिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इसका पहला संस्करण अप्रैल 2025 में तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित किया जाएगा। अतः कथन एक सही है। इस अभ्यास में कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, दक्षिण अफ्रीका, भारत और तंजानिया सहित 11 देश शामिल हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। इसमें समुद्री डकैती रोधी अभियान, खोज एवं बचाव, नाविक कला कौशल, विजिट बोट खोज एवं जब्ती तथा हेलीकॉप्टर संचालन का प्रशिक्षण शामिल है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वे वर्ष 1913 में अपनी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। 2. उन्होंने वर्ष 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सीखने के दर्शन पर आधारित था। 3. वर्ष 1937 में उन्होंने भारत बर्मा सभ्यतागत संबंधों और वैश्विक सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए चीन भवन की स्थापना की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। वे एक बंगाली कवि, उपन्यासकार, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार, दार्शनिक और शिक्षाविद थे। वह अपनी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। अतः कथन एक सही है। टैगोर ने शिक्षा की कल्पना मन को नियंत्रित करने के लिए नहीं बल्कि उसे मुक्त करने के साधन के रूप में की थी। वर्ष 1921 में उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सीखने के दर्शन पर आधारित था। अतः कथन 2 सही है। वर्ष 1937 में उन्होंने भारत चीन सभ्यतागत संबंधों और वैश्विक सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए चीन भवन की स्थापना की। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ट्रांसजेनिक अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ट्रांसजेनिक अनुसंधान में किसी अन्य प्रजाति से बाह्य डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अनुक्रमों को शामिल करके जीवों के जीनोम में परिवर्तन करना शामिल है। 2. कपास एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है जिसकी भारत में व्यावसायिक रूप से कृषि की जाती है। 3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ट्रांसजेनिक अनुसंधान के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।